Hello everyone, this is Sanchit and welcome to Strategy NK. Today with me is Sahil. He's a postgraduate student from Jammu University and today we are going to discuss a topic जो कि काफी लोग हमसे पूछ रहे थे कि you should discuss this topic, so we are going to make a video on that today. So topic भी वही होगा, rise of insurgency in Jammu and Kashmir and how the reign of Jagmohan Malhotra, who was the ex-governor of the state of Jammu and Kashmir, has affected the insurgency, और I would say कि कैसे उन्होंने इंसर्जेंसी के टाइम पे जो डिसीजन लिया, क्या वो सही था, क्या गलत था, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो आई वेलकम यू साहिल ऑन माय प्लेटफॉर्म. तो साहिल, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जो वी ऑल नो दैट ही वाज अ फियर गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है एंड एक फैक्शन जो है वो उनको सपोर्ट करता है एंड दूसरा फैक्शन जो है इट सेज कि जो डिसीजन जगमोहन मल्होत्रा ने उस टाइम पे लिए थे इट वाज नॉट राइट, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बट आउट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बहुत सारे लोग उनके डिसीजन को सपोर्ट भी करते हैं एंड ही हैज आल्सो पेव्ड अ वे फॉरवर्ड फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल जो 35A है उसके लिए. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू सी द रोल ऑफ जगमोहन मल्होत्रा इन द वैली ड्यूरिंग द इंसर्जेंसी टाइम? साहिल. Look, Sanjay, if we want to understand the reign of Jagmohan Malhotra during the insurgency time, हमें समझना पड़ेगा कि that insurgency start कैसे हुई. Insurgency started during the late 1980s. अगर हम to be very precise अगर हम बात करें, it is after the election of 1987, which was believed to be very rigged, जो कि काफी rigged माने गए थे. क्यों? क्योंकि जो वोटर परसेंटेज थी और जो नंबर ऑफ सीट्स जो वन थी उनके बीच में कहीं ना कहीं एक मिसमैच था एंड ये चीज जब जैसे से राइज होती गई लोगों के बीच में, जैसे से ये इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट हुई दैट जो इलेक्शंस जीते गए हैं दैट वर बीइंग वन बाय द माल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व थी, तो कहीं ना कहीं लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे राइज होना शुरू हो गए. उन प्रोटेस्ट की आड़ में कहीं ना कहीं उन प्रोटेस्ट के बैकग्राउंड में एक अलग ही फोर्स वर्क कर रही थी दैट वांटेड the liberation of Jammu and Kashmir, maybe liberation or maybe they wanted Jammu and Kashmir to be the part of Pakistan. और कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर थे जगमोहन मल्होत्रा, he was very much critical of this thing. और जब उनका फर्स्ट रेंज जो था, यहाँ पे जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा कि दैट जगमोहन मल्होत्रा सर्व जम्मू एंड कश्मीर फॉर द 2 टाइम. तो उनका जो फर्स्ट रेंज था, जैसे उनका फर्स्ट रेंज खत्म हुआ व्हेन ही वेंट बैक टू दी सेंटर, तो सेंटर में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी थी. उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि दैट देयर इज अ स्टॉर्म गैदरिंग इन दी वैली, एक स्टॉर्म गैदर हो रहा है वैली में एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम. उसको अभी एड्रेसल जरूरी है क्योंकि अगर हम अभी लेट हो गए तो देयर माइट कम अ टाइम व्हेन द स्टेक्स बिकम मोर हायर, जो स्टेक्स है वो बढ़ जाएंगे. लेकिन गवर्नमेंट ने कोई उस तरफ ध्यान नहीं दिया. उसके पीछे काफी सारी वजह जो हो सकता है हम आगे डिस्कशन में डिस्कस भी करेंगे क्या क्या वजह थी जो गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया. बट मोर इंपॉर्टेंटली ध्यान नहीं दिया गया एंड दिस प्रोटेस्ट बिकम वेरी वायलेंट बाय द एंड ऑफ 1989. ये जो प्रोटेस्ट है काफी वायलेंट हो गए 1989 का एंड आते आते. और कहीं ना कहीं जो हमारे केपीज हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, they were given letters, उनके घर पे लेटर्स आने लग पड़े, न्यूज़पेपर में ओपन थ्रेट कॉल्स आने लगे that they should leave the valley as soon as possible. और it led to the exodus of Kashmiri Pandit. When the situation went out of control, government again went back to Jagmohan Malhotra. Government को वापस जगमोहन मल्होत्रा जी के पास जाना पड़ा. Jagmohan Malhotra was reappointed as the governor of the state of Jammu and Kashmir, and when he was being reappointed as the governor of the Jammu and Kashmir state, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट जो थी, फारूक अब्दुल्ला साहब जिसको लेड कर रहे थे, he started giving threat to the center की that if जगमोहन मल्होत्रा गवर्नमेंट was called in, अगर जगमोहन मल्होत्रा की गवर्नरशिप को वापस से बुलाया जाता है तो I will resign from my post because he is not good governor for the state of जम्मू एंड कश्मीर. वो पीस और हार्मनी को डिस्टर्ब करेगा. जबकि ये बिल्कुल ही उल्टी बात होगी बिकॉज already peace and harmony was disturbed in the state of Jammu and Kashmir. हमारे यहाँ पे सेपरेटिस्ट ग्रुप एक्टिव थे उस टाइम पे काफी ज्यादा. अगर मैं JKLF की बात करूं, अगर मैं अपने जमात इस्लामी की बात करूं, they were all active at that point of time. हमारे ये लोग एक्टिव थे and they wanted that Jammu and Kashmir should be liberated. और यहाँ तक कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी उस टाइम पे कि that there were some factions that were going to raise the Pakistan flag at the Lal Chowk, Srinagar, and they will declare Jammu and Kashmir as a independent Islamic nation.
So which is very disturbing for the center itself. So when Jagmohan Malhotra came during the second time, जैसे जगमोहन मल्होत्रा second reign में आए, he was very sure about one thing, कि उनको पता लगी, उन्होंने पहले भी सर्व किया था, he know that which organization is a separatist organization, which organization really is the separatist organization, and which organization is just demanding it to make it a part of Pakistan. उनको ये सारी चीजें पता थी. And in one of his interview, Jagmohan Malhotra himself said that when he came for the second time, जो वो second time हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में वापस आए, he saw that communication lines were totally damaged. हमारी communication lines बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी. गवर्नमेंट की जो ब्यूरो, जो हमारी गवर्नमेंट थी, वो टोटली शैम्बल्स में थी. हमारी ब्यूरोक्रेसी शैम्बल्स में थी. हमारी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल भी प्लेस पे नहीं थी. हमारे जो पुलिस चौकियां थी डिस्टर्ब्ड एरिया में, फॉर एग्जांपल पुलवामा, कुपवाड़ा, ये यहाँ पे हमारे पास पुलिस चौकियां तो थी, लेकिन वहां पे पुलिस अवेलेबल ही नहीं थी, क्योंकि जो हमारे इंसर्जेंट ग्रुप से वो इतने एक्टिव थे, उनका इतना डर था कि दैट पुलिस जो थी हमारी, जो उस टाइम पे जो स्टेट मशीनरी थी, इट वाज टोटली, एक्चुअली अगर पूरे मोटे शब्दों में इसको खत्म किया जाए तो ये होगा कि उस टाइम पे जो हमारी स्टेट मशीनरी थी, इट वाज टोटली इन शैम्बल्स. कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई यहाँ पे कम्युनिकेशन लाइन नहीं जो कि कम्युनिकेट कर सके सेंटर तक की. यहाँ पे जो चीजें वो खराब. इनफैक्ट देयर वर ओपन थ्रेट्स इन द न्यूज़पेपर, जो हमारे लोकल न्यूज़पेपर थे वहां पे ओपन थ्रेट्स थे, लेकिन हमारा ना ऑपोजिशन उस टाइम पे रेडी था, ना ही हमारी जो गवर्नमेंट थी, they didn't took any responsibility and they straight away became the mute spectators. अगर मैं कहूँ mute spectators बन गए for about the happenings of the state of Jammu and Kashmir. So when Jagmohan Malhotra assumed the charge, within hours he know what he has to do. उनके नजरों में, अगर मैं उनकी इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बात करूँ, जो उनका इंटरव्यू है, उसमें वो साफ-साफ बोलते हैं कि for him JKLF, that is Jammu and Kashmir Liberation Front, Jamaat-e-Islami and many other organizations like this, for him they were the terrorist outfits. ये terrorist outfits थी. They were training terrorists. They were getting money from the hawala sources, and they were using it to disrupt the peace and harmony in the state of Jammu and Kashmir. So he immediately banned JKLF. He immediately banned Jamaat-e-Islami, and it is very necessary because see, Jamaat-e-Islami के जो लीडर हैं गिलानी साहब, वो एक बाहर इंटरव्यू देते हैं, वहां पे वो साफ-साफ बोलते हैं अपने इंटरव्यू में कि दैट अकॉर्डिंग टू हिम टेररिज्म इज ऑफ थ्री टाइप्स. तीन तरह का टेररिज्म होता है, जिसमें से वो एक बोलते हैं कि जो किसी मकसद के लिए हथियार उठाता है, एक वो बोलते हैं जो बिना मकसद के हथियार उठाता है, और तीसरा वो बोलते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है कि जो स्टेट यूज करती है, फॉर एग्जांपल आर्मी, फॉर एग्जांपल डिफेंस फोर्सेस, फॉर एग्जांपल द स्टेट पुलिस. अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट पुलिस, आर्मी, डिफेंस फोर्सेस, दे आर ऑल टेररिस्ट, दे आर ऑल स्टेट टेररिस्ट. बट those who are actually picking the weapon, actually killing the innocent peoples, actually disturbing the peace and harmony of the state, according to whom they are not the terrorists. They have a motive, so they must not be viewed as a pure terrorist. They have picked the weapon for some motive. So this is the case. So you said ki these leaders who are from the terrorist organizations like Jamaat-e-Islami, JKLF, they opposed the reign of Jagmohan Malhotra at that point of time. So what is the reason behind opposing the reign of जगमोहन मल्होत्रा, एंड जो जगमोहन मल्होत्रा थे उन्होंने क्या रैपिड एक्शंस लिए उस टाइम पे इस चीज को काउंटर करने के लिए, एंड व्हाई स्टिल देयर इज अ परसेप्शन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक परसेप्शन है कि ही वाज नॉट अ गुड गवर्नर फॉर द स्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना कि दैट ही वाज नॉट अ गुड गवर्नर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही एक तरह से गलत रिमार्क होगा, बिल्कुल ही गलत होगा उनके रीन के साथ. और उन्होंने जो किया है स्टेट के लिए, दैट will be in the cross check. अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहा हूं ऐसा, because look, कहीं ना कहीं हमको पता है कि that when he assumed the charge, when he assumed his second charge, हमारी जो state bureaucracy थी, it was totally in shambles, totally destructible form में थी. यहाँ पे communication line ढंग से नहीं थी, जैसे मैंने पहले ही बोला. हमारा जो postal system था, that was not in good condition. हमारी जो state machinery थी, like police हो गया, administrative services हो गई, they were totally in, again I can say they were totally in shambles. So उस टाइम पे चार्ज को एज्यूम करना ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बिकॉज आपको पता है कि दैट व्हेन यू आर गोइंग टू स्टेट, यू विल नॉट फाइंड अ स्टेट ब्यूरोक्रेसी देयर, यू विल नॉट फाइंड अ चीफ मिनिस्टर देयर, एंड यू विल हैव टू टेक डिसीजंस ऑन योर ओन. आपको डिसीजंस अपने खुद के दम पे ही लेने होंगे. सो एज सून एज ही अज्यूम्ड द चार्ज, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो थी उनके पास आ गई थी कि दैट 26 जन को एक वहां पे कोई झंडा फहराने की तैयारी हो रही है और एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर करने की बात चल रही है कहीं ना कहीं कश्मीर को. सो at that point of time, you see, if you were to be the governor, if some other person is going to be the governor, what is he going to do? He will definitely make his defense more active. उसको थोड़ा proactively सोचना पड़ेगा, and he thought very proactively. उन्होंने काफी proactively सोचा, और उन्होंने जो proactively सोचा, that was very very right and in lines with the law. क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं हमने जो RSS वाली वीडियो बनाई थी, जो हमने जस्ट कुछ दिन पहले अपलोड की थी, उसमें कहीं ना कहीं सर ने एक पॉइंट उठाया था कि दैट जो भी लोग उस टाइम पे सरवाइव कर पाए,
दे सर्वाइव्ड ऑन देयर ओन, क्योंकि हमारे पास स्टेट पुलिस उस टाइम पे वर्क नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ जो अंडरग्राउंड वर्कर्स थे, दे हेल्प देम टू सर्वाइव। तो उन अंडरग्राउंड वर्कर्स को मदद की तो जरूरत थी, क्योंकि स्टेट पुलिस तो थी ही नहीं। तो उसकी मदद कौन करेगा? उनके लिए ऐसा बफर कौन रहेगा? देयर मस्ट बी समबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट हु एक्ट्स एज अ बफर फॉर देम। और वही काम यहाँ पे जगमोहन मल्होत्रा जी ने किया। उन्होंने इमीडिएटली जेकेएलएफ जितने भी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इनको बैन कर दिया। When they are banned, automatically their activities will be stopped। कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, उनकी मूवमेंट में दिक्कत आएगी, उनकी मूवमेंट इजी नहीं रहेगी। और वो जो वो सोच है कि 26 जैन को हम एक झंडा फहराएंगे लाल चौक पे जाके और हम एक इसको इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर देंगे, वैसा कुछ होगा नहीं। सेकेंड थिंग इज दैट हमने देखा है कि बोला जाता है कि जगमोहन मल्होत्रा जी को पता था कि कश्मीरी पंडित्स को हम बाहर निकालेंगे। बट इफ यू सी दी चेन ऑफ एक्शन, जो चेन ऑफ एक्शन वहां पे हुए हैं, जगमोहन मल्होत्रा was not even a governor when the threat calls were being given। जब threat calls आना शुरू हुए थे कश्मीरी पंडित्स के लिए, तब उस टाइम पे जगमोहन मल्होत्रा हमारी स्टेट के गवर्नर थे भी नहीं। उनका फर्स्ट टेन्योर एंड हो चुका था, वो यहाँ से जा चुके थे। तो उनको इस चीज के लिए ब्लेम करना that he was responsible for the exodus of the Kashmiri Pandits, I think will be little out of context। Yes, if there might be some reports जहाँ पे ऐसा बोला गया है कि that he knew it, but he just knew it। he is not the one who has orchestrated it। उन्होंने उसको orchestrate नहीं किया है। वो कहीं ना कहीं अंदर से ही कुछ plans थे to remove them from the Kashmir Valley and so that there is no opposition in the Kashmir। Sahil, as you said कि he has not orchestrated the plan, but बहुत सारी जगह पे ये भी लिखा हुआ है that I have read somewhere कि he knew that अगर वो कश्मीरी पंडित्स को वैली से बाहर निकालेगा in a slow manner, in a holistic manner, थोड़ा थोड़ा करके, तो he can fight the radical groups in the Kashmir very effectively। क्योंकि एक ही फैक्शन बच जाएगा वहां पे जिसको उन्हें फाइट करना होगा। तो how true is this? Look, I will give you an answer to very simple answer to it। Look, what happened is when he assumed the charge, when he assumed his second charge as the governor of the state of Jammu and Kashmir, by the time Kashmiri Pandits were moving out of the Kashmir Valley, so at that point of time he thought कि अभी सपोज अगर मैं कहीं पे assume करता था तो मुझे पता है कि ये अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, मैं इनको वापस नहीं ला सकता हूँ बोल के, यहाँ फोर्स के थ्रू इनको वापस कश्मीर में एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। तो व्हाट आई विल थिंक ऑफ सम काउंटर प्लान। मैं काउंटर प्लान को ही सोचूंगा कि दैट हाउ आई कैन काउंटर इट। सो दिस व्हाट यू आर सेइंग इज अ काउंटर प्लान। वो काउंटर प्लान क्या था कि जब व्हेन ही अज्यूम्ड द चार्ज ही न्यू समवॉट कि भाई हमारे कश्मीरी पंडित्स जो हैं दे आर मूविंग आउट ऑफ द स्टेट, सो ही सॉ इट एज अ अपॉर्चुनिटी आल्सो। We have a saying that in the middle of a storm there is also an opportunity to survive। So similarly he knew that this is an opportunity। Why? Because if the Kashmiri Pandits are out, to eliminate the militant outfits from the Kashmir would be very easy, because there would be no stake for them in the Kashmir। कोई stake ही नहीं होगा हमारे लिए कश्मीर में। हमें पता है ये militant outfit है, उनके पास कोई stake नहीं है to prove their point to the government। So he thought in that manner। उन्होंने उस manner में सोचा। What happened is that his plans, what he was thinking was not came into existence। Why? Because again in the May 1990 he was removed from the post of the governor, and today we see that Kashmiri Pandits are still living they are living good life, no doubt they're living good life, but they have lost their land which was their land। So definitely we will be discussing about Kashmiri Pandits in some later video, but what you are saying, what you are trying to put a point is that you are trying to say that maybe he was involved, but he was not involved। According to him, Kashmiri Pandits were moving out। He saw this as an opportunity। Okay, if they are moving out, we can easily eliminate the terrorist organizations that were active in the Kashmir। He thought in that manner, but by the time his plans were to be in real sense, were to be implemented in real sense, he was removed from the post of the governor of the Jammu and Kashmir, and the condition went totally out of control। And one more thing which I would like to point out here is we see that there are parties, there are party leaders like Farooq Abdullah ji ho gaya, aapke Amr Abdullah ho gaye। They say that they have worked for the Kashmir, they have worked during the Kashmiri Pandits for their re-establishment, but the truth is something else। Because if they were really very much worried about the plight of the Kashmiri Pandits, when Farooq Abdullah resigned on the 19th of Jan, at the same point of time Kashmiri Pandits were moving out। As a responsible chief minister, if you are really a responsible chief minister of the state, you would not resign at that point of time when the state is in chaos, when you know that if you resign there might be the forces that might take the control on the state and it might went out of the hand of the Indians। But he resigned, so that shows their dual nature। They are
showing something else, but they're doing something else. This is what I want to make sure that comes out from this video. Second thing is that मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम जम्मू कश्मीर से बाहर देखते हैं, जो यूथ है, दे थिंक दैट जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो गया या आपका जमात इस्लामी होगी, दे आर दी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग फॉर organization. Hurriyat, they are working JKLF, for Jamaat the Islam. they are working for the independence of the Jammu and Kashmir, but the reality is they are not working for the independence of Jammu and Kashmir. वो जम्मू कश्मीर की इंडिपेंडेंस के लिए काम नहीं कर रहे हैं. It is just a face to show the world that we are working for the independence of Jammu and Kashmir. You tell me, Hafiz Saeed. Hafiz Saeed is the one of the biggest enemy of the India. He openly, says that India should be India के टुकड़े होंगे, India मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद, when he is on the rallies in the Pakistan. Yasin Malik, who is the head of the Jammu Kashmir Liberation Front, which claims to be the liberation front that wants Jammu Kashmir to be independent, neither the part of Pakistan, neither the part of the India, shares the stage with the Hafiz Saeed. Hafiz Saeed के साथ जाके वो stage share करते हैं. His wife, who is a Pakistani, has been running campaigns to subvert the narrative कि भाई जो कश्मीर है, it is a part of Pakistan. वो पाकिस्तान का part है, इंडिया का part नहीं है. He has been working on that narrative. Then हमारे गिलानी साहब की तो मैंने आपको बताई थी that वो terrorist organization के नाम लेते हैं. In a way, according to him, the state forces, that is defense forces, army, air force, navy, state police, they are the terrorist organization, not those who are picking up the weapons. तो ये कहीं ना कहीं इनका ड्यूल कैरेक्टर शो करता है. और JKLF के बारे में तो अभी रिसेंटली जैसे यासिन मलिक वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द स्टेट अथॉरिटीज, नेशनल अथॉरिटीज फॉर हिज alleged इन्वॉल्वमेंट विद द हवाला फंडिंग्स. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनआईए की चार्जशीट कह रही है. जो एनआईए की चार्जशीट फाइल है उसमें साफ साफ लिखा गया कि दैट ही has been involved in the funding terrorist organization in the state of Jammu and Kashmir to disrupt the peace and harmony in the state. This is the exact word of the NIA charge sheet, जो NIA की charge sheet बोलती है. और उसमें ये भी साफ साफ लिखा गया कि that they are receiving funds from the पाकिस्तान से funds आ रहे हैं. Now how the funds are coming from the Pakistan? They are coming through lot of networks are there. कुछ बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन के बिजनेस पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं. देयर वर सम बिजनेसमैन, वो वहां से पैसा उठाते हैं, यहाँ पे आके हमारे ऐसी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं. दिस सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज दोस मनी टू डिसरप्ट द पीस एंड द हार्मनी ऑफ द स्टेट. दिस इज वन फैक्ट. सेकंड फैक्ट इज दैट दे ओपनली शेयर हैंड्स विद द एनिमी ऑफ द कंट्री. Hafiz Saeed is the enemy of the country. Maulana Masood Azhar is the enemy of the country. But they are openly meeting them. They are openly sharing stages with them. They are openly discussing the issues of the national issues with them. So somewhere they are involved in getting Jammu Kashmir a part of Pakistan, which will not be hashed very soon. ये हो ही नहीं सकता, कभी possible ही नहीं है. But I am just telling the truth. मैं सिर्फ truth बता रहा हूँ जो truth है. कि JKLF जैसी organizations होगी, जहाँ जमात इस्लामी जैसी organizations होगी, they are not working for the betterment of the Jammu and Kashmir. Neither they are working for the human rights. If they are really interested in human rights, अगर वो वाकई में human rights में interested होते, sir, Lieutenant Umar Fayaz, if you still remember him. Yes, I do. उनको मार दिया जाता है इन दी वैली. इनमें से JKLF हो गया, जमात इस्लामी हो गई, PDP हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई. नन ऑफ द पार्टी स्पोक. किसी पार्टी ने एक शब्द तक नहीं निकाला अपने मुंह से. ठीक है. राइफलमैन औरंगजेब, if we have forgotten him, was also killed. Why they were killed? What is the reason of killing them? कोई रीजन ही नहीं था उनको किल करने के, लेकिन उनको मार दिया गया. Why? Because they were representing the actual youth of the Kashmir. वो actual youth को. Not only these two, there are many people who are being killed by these organizations. जो प्रो इंडिया थे और जो नेशनलिस्ट आवाज उठाते थे हमेशा नेशन के लिए, उनको मार दिया जाता था. And one more thing is that you said कि Jagmohan Malhotra has played a very important role, according to you. He has also paved a way to abrogate how to abrogate the Article 370 and 35A. So can you throw some light on that? What was his thoughts about Article 35A and 370? Look, as of now, what I will say is, in my opinion, I am not. I will be saying this very explicitly that this is in my opinion. Article 370 and Article number 35A. When we talk about it, हम Article 370 और 35A की बात करते हैं. जम्मू में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका मानना है कि that removal of articles, abrogation of Article 370 and 35A has a detrimental effect on the economy of the state of Jammu and Kashmir and the job sector of the state of the Jammu and Kashmir. But in my opinion, if I say, according to me, the abrogation of Article number 370 and the Article of 35A
is a welcoming step. It is a welcoming step. Why? Because for two reasons. First of all, you will have the investments from the companies which are Indian, but were not investing in the Jammu and Kashmir only due to security reasons. Only due to security reasons, because they knew that they can't occupy land here. So even if they open a factory tomorrow, if something happens in Kashmir which is very disturbing, they will lose the hold on their factories, or they will lose the hold on their production units. That is the first thing. Second, अगर आप पिछले एक साल में भी देखें, कहीं ना कहीं जो जम्मू एंड कश्मीर की यूथ है, उनको भी पता है कि दैट इफ दे रियली वांट टू हैव अ गुड जॉब, दे नीड टू कॉम्पीट. They need to compete. We are having an international, we are having a competition from the national level. हमें नेशनल लेवल का कंपटीशन यहाँ पे मिलेगा. आप देख लो कुछ सालों में, आने वाले सालों में ये देखने को मिलेगा. ग्रेजुअल प्रोसेस होगा. ऐसा भी नहीं है कि ये अचानक ही हमें इतना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा. सो आर्टिकल 370 and 35 was very much necessary. Why? Because it was only benefiting four families. As जब हमारा आर्टिकल 370-35 में एब्रोगेट हुआ था, so they were one of the MPs from the Ladakh. He said very well that after the abrogation of article 370 and 35 में यहाँ पे सारे लोगों को नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 4 फैमिलीज को नुकसान होगा. तो वो 4 फैमिलीज कौन है? You also know very well, I also know very well, and Jagmohan Malhotra has seen it much before us that article 370 and 35 needs to be removed from the state of Jammu and Kashmir, removed from the Indian constitution, if Jammu and Kashmir really wants to progress and add some value to the nation. So that is one thing. So he see it very earlier. उसको पता था कि ये चीज होनी है. And according to me, whatever he said about article 370 and 35 was very right. Okay, so it was a great discussion with you, and we have to conclude this discussion because हमारे पिछली वीडियोस पे कमेंट आए थे and there was suggestion कि वीडियो को हमेशा शॉर्ट रखना है. तो we are trying to do that. So Sahil, what are your concluding remarks? What do you think about Jagmohan Malhotra's reign? Was it a good or bad? Like, do you support his actions or not? Look, Sanjit, this is a very good question that you have asked, and I would like to conclude with this question only. मैं खुद भी सोच रहा था कि इसी क्वेश्चन के साथ कंक्लूड करेंगे. एंड मेरा क्या मानना है कि दैट आज हम अगर जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को देखते हैं, सो कश्मीर एंड जम्मू, दे आर टू थिंग्स, एंड डेमोग्राफिकली दे बोथ आर वेरी डिफरेंट. Demographically, they both are very different. In Jammu, you will find more plains, hills, whereas in Kashmir, you will find mountains and very less plains. This is one thing. Kishtwar, which is the last district of Jammu division. अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो Kishtwar is the last district of the Jammu division. Suppose if there was no reign of Jagmohan Malhotra, अगर Jagmohan Malhotra का reign नहीं होता, if the defense was not proactive, हमारा defense proactive नहीं होता, हमारा डिफेंस जो अंडरग्राउंड वर्कर्स that were working for the implementation of the law and order in the state, उनकी मदद नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आज हमारे पास जो हम कहते हैं कि जम्मू जो रीजन है, जो हमारा जम्मू रीजन है, it could have been the most disturbed region in the country right now, because definitely Kashmir would have been captured by this forces which were working for the different agenda, which is totally against and anti to the national agenda. And second thing is, we would have lost major part of Kishtwar also, and Jammu could have been the battleground by now. Yes. We want Jammu, that part, Jammu is that part. So in that context, the reign of Jagmohan Malhotra becomes very, very important. In that context, I'm saying. Second context is that he is the one who exposed the real motives of JKLF, Jammu and Kashmir Liberation Front, this Jamaat-e-Islami, their unholy alliances that were working in the state at that point of time, Hurriyat. He exposed them all. He exposed them all in one go. Because before them, there was no one in the state which has exposed them, which has openly said that these are the terrorist organization. They are working for the radicalization. They are working for the terrorist organization. They are procuring money from the external sources and using it against the peace and the harmony of the state. It was he who exposed it. So according to me, the reign of Jagmohan Malhotra, in my opinion, is very, very beneficial for the state of Jammu and Kashmir. If today we are seeing that Jammu is a peaceful region, much of the Kashmir is a peaceful region, Ladakh is prospering very happily. We must thank to Jagmohan Malhotra and his policies of those times when there was total chaos, when there was total confusion in the state. Okay,
थैंक यू साहिल, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन विद यू एंड आई होप कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि व्हाट वाज द रोल ऑफ जगमोहन मल्होत्रा इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो with this I would like to end my video, and before ending the video, जो चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक करें वीडियो को, एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल. सो थैंक यू साहिल, जय हिंद.